भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया आपने बहुत से देखे होंगे और इनके बारे में सुना भी होगा। किंतु आज की इस वीडियो में मैं जिस होरोस्कोप की स्टडी करने वाला हूं वो होरोस्कोप एक ज्योतिष माफिया का है। ज्योतिष माफिया शब्द सुनने के बाद आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, भाई ये ज्योतिष माफिया कौन होते हैं? ज्योतिष माफिया वे होते हैं जिन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र को एक धंधा बनाकर पूरे के पूरे शास्त्र को बदनाम करने की साजिश की है। ज्योतिष शास्त्र का मूल उद्देश्य व्यक्ति की परेशानी को समझ उसे निदान प्रदान करना है, ना कि उसको डराकर, उसको भय दिखाकर उससे मोटा धन लूटना है। ये ज्योतिष माफिया वही लोग हैं जिन्होंने कि ज्योतिष के क्षेत्र में नए नए दुर्योगों का निर्माण किया, जिन्होंने काल सर्प, मंगल दोष जैसे योगों का निर्माण किया और इसके नाम पर लोगों को डराकर उपायों के नाम पर उनसे मोटी फीस ली। ये ज्योतिष माफिया वही लोग हैं जिन्होंने आपके घर के उस डायरेक्शन में ये है तो ये हो जाएगा, आपके घर के उस डायरेक्शन में वो है तो वो हो जाएगा, ऐसा भय फैलाकर वास्तु के नाम पर, आपके घर को सही करने के नाम पर बहुत मोटी फीस चार्ज कर अपनी जेब भरने का काम किया। ज्योतिष माफिया वे लोग हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कभी ज्योतिष की कोई पढ़ाई नहीं की, किंतु फिर भी वे अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगाते हैं। अपने नाम के आगे डीआर लगाने का अधिकार केवल दो ही लोगों को होता है। पहले वे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल की स्टडी की है, दूसरे वे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, पीएचडी की है और उनको पीएचडी कंप्लीट होने के बाद डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, जिसको सामान्यतः डीआर लगाते हैं और साधारण जन भाषा में लोग उसको डॉक्टर ही बोल देते हैं, जबकि वो होता डॉक्टरेट है। तो आप जो ये ज्योतिष माफिया हैं, अधिकांशतः के नाम के पीछे डॉक्टरेट, एस्ट्रो किंग, सेलिब्रिटी एस्ट्रो, गोल्ड मेडलिस्ट ऐसे नाम जरूर देखेंगे, जबकि इनके पास किसी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान की कोई डिग्री नहीं होगी। वास्तव में इनके पास ज्योतिष का भी कोई विशेष ज्ञान नहीं होगा, इनके पास कुछ बेसिक ज्ञान होगा और ये फलित नहीं, केवल उपायों की ज्योतिष करेंगे। आपकी जन्म कुंडली देखेंगे, जन्म कुंडली में देख के कहेंगे भाई आपका राहु इस भाव में बैठा और इसी ने परेशानी दे रखी है सारी, इसका उपाय करो, इसके लिए ये पूजा कराओ, उसके लिए वो पूजा कराओ, मेरी 5100 रुपये, 11,000, 21,000 फीस है, उसके बाद ये शांति होगी, इसकी 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। तो इस तरह से वो मोटी फीस आपसे लेंगे, या फिर आपसे कहेंगे आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा दोष बन गया और इस दोष के चलते आपके घर में कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी। आपके साउथ ईस्ट में बाथरूम आ गया तो यहाँ पर तो आपका साउथ ईस्ट खराब हो गया तो आपके घर में कैश फ्लो के रिलेटेड इश्यूज आएंगे। तो इस तरह के भ्रम आपको फैलाते हुए मिलेंगे। अब से 3-4 महीने पहले मैंने एक ऐसे ही महान वास्तु शास्त्री की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था। उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किस तरह से इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो अष्टम भाव की जागृति हुई है, जो ज्ञान प्राप्ति उसको हुई है, उसने दुरुपयोग किया और आज वो पिछले 3-4 महीने से जेल में बैठा है। प्रश्न आता है कि अगर कोई वास्तुशास्त्री घर के किसी डायरेक्शन को चेंज करके या सही करके अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड विवाद को रोक सकता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा से संबंधित कोई उपचार कर सकता है, तो उसने क्यों पहले अपने बारे में नहीं किया? उस वास्तुशास्त्री ने असम की राज्य सरकार के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया और उसके चलते वो आज जेल में है। मैंने अपनी उस वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा था कि 2027 तक का समय इस व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है, इनको जेल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि उस समय तो केवल उनके खिलाफ वारंट इशू हुआ था, फरार चल रहे थे और आज तो जेल में है। और मैंने उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि इनकी जन्म कुंडली में जिस तरह के योग बन रहे हैं वो उनको भयानक मानसिक और शारीरिक समस्याओं को दिखाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं जिसने न केवल समाज को मूर्ख बनाया,
बल्कि बड़े बड़े सम्मेलन किए और उन सम्मेलनों में उसने करा कि आप मुझे 5100 रुपये दीजिएगा, मैं आपको गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर बना देता हूँ, मैं आपको ये डिग्री देता हूँ। उसने अपने संस्थान चला रखे हैं और जैसे उसकी डॉक्टरेट की डिग्री फर्जी है, वो ये साबित नहीं कर पा रहा कि उसने किस आधार पर अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगाया है, DR लगाया है, वैसे ही उसने हजारों लोगों को इस तरह की डिग्रीज बांटी हैं। उसने हजारों लोगों को ज्योतिष सिखाने के नाम पर बहुत मोटा पैसा लिया है और आज उसके खिलाफ FIR हो चुकी है। उस व्यक्ति के ऊपर वर्तमान में सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक लेडी उस व्यक्ति पर रेप करने का आरोप लगाती है। आज के इस होरोस्कोप स्टडी में हम यही जानेंगे कि क्या उस व्यक्ति के होरोस्कोप में सेक्सुअल हरेसमेंट के योग हैं, क्या उस व्यक्ति के होरोस्कोप में एक महान ज्योतिषाचार्य बनने के योग हैं, उस व्यक्ति को भविष्य में क्या जेल जाना पड़ सकता है। आप ये जो मीन लगन की जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये उसी महान डॉक्टरेट ज्योतिषाचार्य की जन्म कुंडली है। प्राइवेसी रीजंस के चलते, हर व्यक्ति की अपनी एक प्राइवेसी होती है, उसके चलते मैं ना तो उस महान ज्योतिषाचार्य का नाम खोल रहा हूं, ना ही उसकी डेट ऑफ बर्थ खोल रहा हूं। उसके दो रीजन हैं। पहला तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति की निजता का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, उसका पूरा सिंडिकेट, उसका पूरा ग्रुप, उसके सारे के सारे चेले इस समय अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सोशल मीडिया पर किसी तरह का कोई पोस्ट डाल रहा है तो उसके खिलाफ लग जाते हैं, उस पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दे रहे हैं। तो मैं नेसेसरी किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए यहाँ पर मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख रहा हूँ। किंतु ये जो जन्म कुंडली है ये पूरी तरह से एक्यूरेट है, उसी के शिष्यों द्वारा मुझे दी गई है। और कमेंट में तो आप लोग उसका नाम गैस कर ही लेंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं यहाँ पर इस महान ज्योतिषाचार्य की जन्म कुंडली भी रख रहा हूँ और उस महान वास्तुशास्त्री की जन्म कुंडली भी रखूंगा जो आज के समय जेल में है। तो आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में लग्न में लग्नेश गुरु बैठे हैं और चंद्र बैठे हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में फेमस बनाने के लिए उस व्यक्ति के लग्न और लग्नेश की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में माफिया लेवल पर जा रहा है तो सीधी सी बात है उस व्यक्ति के होरोस्कोप में इतने स्ट्रांग योग हैं कि वो लीडरशिप क्वालिटी रखता है, लोग उसको फॉलो करना पसंद करते हैं। ये जो ज्योतिष माफिया है इसके YouTube पर भी 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं और ज्योतिष का इसको कितना ज्ञान है मुझे तो आज तक समझ में आया नहीं कि राशिफल बताना क्या ज्योतिष का ज्ञान है, क्योंकि किसी भी वीडियो में ये लॉजिकली ज्योतिष के किसी सिद्धांत पर बात करते हुए दिखते नहीं है। किस आधार पर लोग इनसे प्रेडिक्शन लेते हैं, किस आधार पर लोग इनकी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस ज्वाइन करते हैं और किस आधार पर लोग इनको मान सम्मान देते हैं, ज्योतिष के किस ज्ञान के आधार पर, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि राशिफल बताना अपने आप में ज्योतिष की मैं समझता हूँ सबसे निम्न विद्या है। अब ठीक है, लोगों को वो राशिफल सुनने में, उपाय सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो फॉलो करते हैं। खैर, हम आते हैं टॉपिक पर कि इस जन्म कुंडली में नेम फेम के क्या योग हैं। तो आप देखेंगे लग्नेश यहाँ पर लगन में बैठे हैं, गुरु यहाँ लग्नेश हैं। और गुरु के बारे में तो ये भी कहा था कि लग्न में अगर गुरु बैठा है तो जन्म कुंडली के 1000 दोष हर लेता है, अर्थात जन्म कुंडली की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो लग्न में यहाँ पर गुरु बैठे हैं, दशमेश होकर बैठे हैं। तो मीन लगन में गुरु लग्नेश और दशमेश होकर लग्न में बैठे हैं तो आपका लग्न भी स्ट्रांग हो गया, दसम भाव भी स्ट्रांग हो गया, जो कि आपके प्रोफेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव है। अब वो माफिया बनने के लिए या आपका जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, चाहे वो आप खनन में हैं, चाहे आप शराब से रिलेटेड प्रोफेशन में, यानी कि उस प्रोफेशन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए या उस प्रोफेशन के बहुत सारे लूप होल्स आपको पता होने चाहिए। कुल मिलाकर उस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग आपको फॉलो करने चाहिए। तो लग्नेश और दसम भाव की स्ट्रेंथ ही किसी व्यक्ति को जीवन में सक्सेस दिलाती है। तो यहाँ पर लग्नेश और दशमेश का लग्न में केंद्र में बैठना, स्वराशि होकर बैठना, यह दिखाता है कि इस व्यक्ति को जीवन में राजयोग मिलेगा। और उस राजयोग के चलते आज इनके YouTube पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं। लाखों लोगों को ये डिग्रीज देने के नाम पर ठग चुके हैं, लाखों लोगों को ये उपाय के नाम पर, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन के नाम पर ठग चुके हैं। बहुत बड़ा
साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं। तो ये लग्नेश और दसम भाव के स्वामी की स्ट्रेंथ ने दिखाया। उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर चंद्र भी लगन में ही बैठा है। गुरु चंद्र के योग को पाराशरी में गज केसरी योग कहा गया है और गुरु के बारे में कहा गया है कि जब गुरु अपनी उच्च राशि में या स्वराशि होकर केंद्र में बैठता है तो इसको हंस योग कहा जाता है। तो यहां पर गज केसरी योग भी बन रहा है, हंस योग भी बन रहा था। पंच महापुरुषों में से एक योग बन गया, गज केसरी योग बन गया। दोनों ही स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। अब यहां पर सफलता के योग बन गए, बात करते हैं अब ज्ञान के योग की कि क्या वास्तव में इनको ज्ञान है। तो देखिएगा, मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में कहा है कि ज्योतिष जैसी विद्याओं के ज्ञान के लिए आपकी जन्म कुंडली का अष्टम भाव एक्टिव होना ही चाहिए। मैंने एक वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा था कि दो लोग जो डॉक्टर हैं और जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अगर उनकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो पहली बात तो यह है कि वो डॉक्टर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, किंतु फर्जी टाइप के होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली कोई रिसर्च नहीं की, उन्होंने प्रॉपरली कोई स्टडी नहीं की। तो सबसे पहले तो यहां पर इनके अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो ये सीधा सा इंडिकेशन आता है। अगर आप देखेंगे तंत्र मंत्र ज्योतिष के जो मुख्य भाव होते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव होते हैं, जिसको कि मोक्ष त्रिकोण कहा गया है। जब तक व्यक्ति की ये एक्टिव नहीं होते तब तक व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता, और ज्योतिष आध्यात्मिक उन्नति का ही मार्ग है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भाई जो व्यक्ति ज्योतिष पढ़ने के बाद भी अपनी कुंडली लेकर इधर उधर घूमता रहता है, जो व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र में आने के बाद भी छोटी छोटी सांसारिक समस्याओं के लिए उपाय ढूंढता फिरता है, उस ज्योतिष की अगर आप जन्म कुंडली देखेंगे तो 4, 8, 12 भाव आपको कमजोर मिलेंगे, क्योंकि 4, 8, 12 भाव आपको वैराग्य और मोक्ष देते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर मोक्ष का ज्ञान आ गया है, जिस व्यक्ति के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया, वो व्यक्ति सांसारिक विषयों से कभी विचलित नहीं होगा। ठीक है, मानव का स्वभाव है, हर व्यक्ति उस लेवल पर बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाता। स्टिल जिनके 4, 8, 12 भाव बहुत स्ट्रांग मिलेंगे वो इतना जल्दी विचलित नहीं होंगे या इतना जल्दी वो सोचेंगे नहीं। इसलिए आप देखेंगे जितने भी दुनिया के बड़े टॉप क्लास एस्ट्रोलॉजर्स होंगे वो कभी अपनी जन्म कुंडली पर बात नहीं करेंगे, वो कभी किसी उपाय पर बात नहीं करेंगे, वो कभी अपनी कुंडली लेकर किसी दूसरे के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि ईश्वर ने हमें जो दिया है प्रसन्नता के साथ हमें उसको भोगना है। जो बड़े संत होंगे जिन्होंने वास्तव में साधना की है, आप देखेंगे उनकी जन्म कुंडली के 4, 8, 12 भाव एक्टिव होंगे, मोक्ष त्रिकोण उनका एक्टिव होगा, और मोक्ष त्रिकोण के एक्टिव होने के कारण वे कभी सांसारिक विषयों में नहीं फंसेंगे। तो ज्योतिष अगर हम देखें तो ज्ञान है आपको ईश्वर से जोड़ने वाला, और ईश्वर से जुड़ने का एकमात्र रास्ता है कि आप अपने कर्म बंधनों को काट लीजिएगा। कर्म बंधनों को काटने के बाद ही कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है। अब कर्म बंधन कब कटेंगे? जब आप उन्हें भोगेंगे। अब मान लीजिएगा किसी उपाय से आप कर्म बंधनों को वापस से पीछे धकेल दें। अब जो आपने बोया है काटना तो है ही, आज काटोगे या कल काटोगे या परसों काटोगे। देखो उपाय करते क्या है कि आपके जो पुराने कर्म बंधन हैं उनको वर्तमान जीवन में आने से रोक देते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई उपाय आपके पूर्व के पापों का नाश कर दे, आपको रिलीफ दे सकता है, नाश नहीं कर सकता। आज नहीं भोगोगे कल भोगोगे। तो इसलिए संत हो या कोई बड़ा ज्योतिषाचार्य हो, वो उपायों में बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। ठीक है, तो आप देखेंगे 4, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है, जो कि ये दिखाते हैं कि इन्होंने कोई ज्योतिष में बहुत बड़ी रिसर्च नहीं की है, किंतु फिर भी ये ज्योतिष हैं। क्यों ज्योतिष हैं, क्यों ज्योतिष के क्षेत्र में गए, ये एक सवाल आता है। मैंने कई वीडियोस में आपसे कहा है कि जब जन्म कुंडली में शनि के ऊपर केतु का प्रभाव आता है तो आपके कर्म को कहीं ना कहीं वैराग्यता के किसी मार्ग से, मोक्ष के किसी मार्ग से, ज्योतिष के मार्ग से, कथा वाचन के मार्ग से आदि से जोड़ते हैं। जैसे कि हमने देखा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी जन्म कुंडली में शनि केतु का योग है, वो कथावाचक बन गए। प्रदीप मिश्राचार्य, प्रदीप मिश्रा की जन्म कुंडली में शनि केतु किसी प्रकार से योग बनाते हैं, वो कथावाचक है। जया किशोरी जी की जन्म कुंडली में शनि केतु किसी प्रकार से योग बनाते हैं, वो कथावाचक हैं। तो इनकी जन्म कुंडली में शनि और केतु का यह योग इनको ज्योतिष और आध्यात्म के क्षेत्र में लाता है। किंतु ज्योतिष में भाव, भावेश और कारक की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
शनि केतु का योग कहाँ बन रहा है आप ये देखेंगे। शनि दसम भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में बैठा है। और लाभ भाव किसका भाव है? इच्छाओं का भाव। जब आपका कर्मेश इच्छा के द्वारा कंट्रोल हो रहा है तो अर्थात आप जो कर्म करेंगे, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो आध्यात्म से रिलेटेड हो, चाहे वो ज्योतिष से रिलेटेड हो, उसमें आप सबसे पहले अपनी इच्छा की पूर्ति करेंगे। जन्म कुंडली के लाभ भाव को सबसे अधिक पापी भाव माना गया, क्योंकि हमारे जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी पाप हैं, उनके पीछे की सबसे बड़ी कहानी है हमारी इच्छाएं। जिस व्यक्ति की इच्छाएं शून्य हो जाती हैं वो व्यक्ति पाप नहीं करता। तो इनका तो कर्म ही पाप भाव में बैठा है, इच्छाओं के भाव में बैठा। तो जो आध्यात्म का कर्म इन्होंने लिया है, अपने जीवन में ज्वाइन किया है, वो भी इच्छाओं के चलते क्या है, अर्थात ये जितना भी काम करेंगे, ज्योतिष में करें, अध्यात्म में करें, वो केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करेंगे। शनि केतु का योग इनको ज्योतिष में लाएगा, अध्यात्म में लाएगा, और उसके चलते ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अब इन्होंने कहते हैं कि कई किताबें भी लिखी हैं, मैंने खैर कोई किताब पढ़ी नहीं है, मगर जैसे कि बताते हैं इन्होंने काफ़ी किताबें वगैरह लिखी हैं। तो यहाँ पर बुक राइटिंग का भी योग होना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग तो आजकल ऐसा करते हैं कि इधर से उठाया उधर लगाया, उधर से उठाया उधर लगाया, तो उस तरह से किताबें लिख देते हैं। क्योंकि अष्टम भाव जिस तरह से एक्टिव नहीं है तो उसमें रिसर्च बेस तो किताबें लिखने की संभावना कम आती है। मगर राइटिंग का जो योग है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में बुध तृतीय भाव में बैठा है। बुध हमारी शिक्षा का, हमारी वाणी का, हमारे लेखन का कारक है। लेखन का कारक लेखन के भाव में तृतीय भाव में बैठा है। पहला योग तो यह बनता है जो कि दिखाता है कि ये व्यक्ति लेखन में जा सकता है। दूसरा, नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों से अगर हम देखें तो नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों से बुध के ही त्रिकोण में केतु बैठे हैं। तो नाड़ी ज्योतिष कहती है कि बुध के त्रिकोण में केतु, अर्थात हाथ में कलम। बुध हमारे हाथों का कारक है और केतु कलम का कारक है। और यहाँ पर ये जो संबंध बन रहा है ये 3 और 11 भाव का बन रहा है, जो कि दोनों हाथों के भाव है, अर्थात हाथों में कलम है तो लिख सकते हैं। ये अलग बात है, इधर से उठा के उधर लेके, ठीक है। अब बात करते हैं इनके स्वभाव की, और जिस प्रकार के इन पर एलिगेशंस लगे हैं वो क्यों लगे हैं, क्यों इन्होंने इतना बड़ा पाखंड का साम्राज्य स्थापित करा, क्यों इतना बड़ा प्रोपगेंडा इन्होंने स्थापित किया। तो अभी उस पर बात करते हैं। तो देखिएगा, ये सब करने के लिए आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए, कुपित होनी चाहिए, या फिर कहें कि आपके अंदर चालबाजी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब चालबाजी के जो कारक ग्रह हैं आप उनको देखेंगे तो वो है राहु। इस जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठे हैं। पंचम भाव है हमारी बुद्धि का भाव, और राहु पंचम भाव में बैठ गया तो अर्थात दुर्बुद्धि योग बन गया। दुर्बुद्धि योग यहां पर बन गया। दुर्बुद्धि जब योग बना तो यह व्यक्ति अपने पूरे टैलेंट का, अपनी पूरी बुद्धि का जो उपयोग करेगा वो अपने लाभ के लिए करेगा और गलत गलत कामों में करेगा। तो पंचम भाव में राहु बैठा, और वह भी किसके साथ? मंगल के साथ में। और मंगल यहां पर नीच है। पंचम भाव में राहु का प्रभाव हो और उसके साथ किसी नीच ग्रह का प्रभाव आ जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जिंदगी में ईमानदारी से कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी ज्यादा कुपित हो चुकी है कि आप कभी भी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। अब उसके साथ साथ आप देखेंगे मंगल यहाँ पर नीच का है। मंगल यहाँ पर नीच का होने का मतलब दिखाता है कि इस व्यक्ति के अंदर एक साइको वाला माइंड सेट है। बुद्धि के भाव में मंगल बैठा है, क्योंकि मंगल क्या है? आपकी पौर शक्ति है, आपकी ऊर्जा है, आपका एग्रेशन है। तो यह व्यक्ति सामाजिक रूप से कई बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता होगा, या फिर अंदर ही अंदर उतना ज़्यादा एग्रेशन अपने अंदर लेकर चलता होगा कि मैं उसको ये कर दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा। अब क्योंकि लग्न पर राहु का प्रभाव आ गया, लग्न पर मंगल का प्रभाव आ गया, जीव कारक ग्रह गुरु पर मंगल का प्रभाव आ गया, तो अर्थात ये व्यक्ति एक शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति है, एक मेंटली रूप से एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट रखने वाला व्यक्ति। अर्थात अगर इससे कोई पंगा लेगा तो ये बस ये सोच के चलेगा कि मैं इसका किस तरह से नुकसान करूं, मेरा कुछ हो मुझे उससे फिक्र नहीं है, मगर इसका किस तरह से नुकसान करना है। तो कुल मिला के ये साइको किलर टाइप का आदमी कहा जा सकता है, शॉर्ट टेम्पर टाइप का आदमी कहा जा सकता है।
मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, मैं तो जन्म कुंडली के योग आपको बताऊं। मेरा काम इनकी तरह नहीं है कि जन्म कुंडली में राहु देखा पंचम भाव में और इस पर आया कि भाई आपकी कुंडली में राहु पंचम भाव में बैठा तो इसका उपाय कर लो और आपके तो ऐसा हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा, आपकी संतान मर जाएगी और आपकी शिक्षा खत्म हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मेरा काम वो नहीं है। यहाँ पर जो पंचम भाव के राहु के फल हैं, पंचम भाव पर राहु का जिस तरह का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर बहुत बड़ी रिसर्च का ऐसा योग नहीं बनता कि हम कह सकें कि इस व्यक्ति के पास जो डॉक्टरेट की उपाधि है वो ओरिजिनल होगी, क्योंकि पंचम भाव और नवम भाव हमारी शिक्षा और हायर स्टडीज़ के भाव हैं। पंचम भाव में राहु और मंगल बैठे हैं और मंगल जो हायर स्टडीज़ का स्वामी इस जन्म कुंडली में नवम भाव का स्वामी होकर वो नीच है। तो यहाँ पर एक बार फिर से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर हायर स्टडीज़ की कोई योग ही नहीं है। ये व्यक्ति सामान्य रूप से पढ़ा लिखा हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव पर स्वराशि गुरु की दृष्टि आती है। तो सामान्य रूप से ये व्यक्ति अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो सकता है, किंतु पीएचडी लेवल पर, रिसर्च लेवल पर जाने की इस व्यक्ति की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि पंचम भाव पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, नवमेश पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है। तो ये स्थिति दिखाती है कि डॉक्टरेट की उपाधि तो इसके पास नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे चंद्र जो कि हमारी कल्पनाओं के स्वामी हैं, चंद्र जो हमारी मानसिक स्थिति को दिखाते हैं, वो गुरु के साथ में बैठकर बली तो हैं, किंतु त्रिकोण से चंद्र पर राहु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है। ये अपने आप में एक योग और है जो कि दिखाता है कि ये व्यक्ति स्टेबल भी नहीं है, स्टेबल माइंड नहीं है। जब स्टेबल माइंड नहीं है तो सीधी सी बात है, कब क्या करेगा, क्यों करेगा, कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं कि ठीक है, इस व्यक्ति के पास कोई डिग्री भी नहीं है, ये व्यक्ति एक नंबर का फ्रॉड है। अगर नाड़ी ज्योतिष की बात करें तो इस योग को धूर्त योग कहा गया है। नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि इस तरह के योग जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बनते हैं, ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह व्यक्ति जिसके भी साथ चलेगा उसको ठगेगा। तो अगर आप में से किसी को ठगा है या आप में से किसी के साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन ये व्यक्ति हो सकता है, किसके साथ क्या इंसिडेंट हुए हैं, या ऐसे और भी एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें भी थोड़ा जानकारी मिले। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके ऊपर ये एलिगेशन है कि इन्होंने एक लेडी के साथ रेप किया है, सेक्सुअल हरेसमेंट के इनके ऊपर आरोप हैं। तो क्या ये आरोप सच हो सकते हैं? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की सहायता से भाई इतना तो हम जान नहीं सकते हैं कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, क्या ये वोमेनाइजर है या नहीं है। तो देखिएगा, इसके लिए नाड़ी ज्योतिष तो स्पष्ट रूप से कहती है कि व्यक्ति का मंगल जिम्मेदार होता है, क्योंकि मंगल पौरुष शक्ति है। जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल बहुत पीड़ित अवस्था में होगा, मंगल स्त्री ग्रहों से संबंध बनाएगा, तो कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति के मल्टीपल रिलेशन रहेंगे। और अगर लग्नेश और जीव कारक गुरु सप्तम भाव सप्तमेश भी इन प्रभावों में आ जाए, तब यह निश्चित हो जाता है कि यह व्यक्ति वोमेनाइजर है, सेक्सुअल हरेसमेंट कर सकता है। अब आप इस जन्म कुंडली में देखेंगे तो मंगल तो राहु के साथ में बैठा ही है, मंगल के त्रिकोण में चंद्र है, स्त्री कारक ग्रह है, यहाँ पर गुरु बैठा। तो अगर पूरा योग अगर हम नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों से बनाते हैं, देखिएगा मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से जन्म कुंडली का विश्लेषण करता हूँ, उसमें कुछ रूल वैदिक के भी यूज़ करता हूँ। तो बहुत सारे लोग, जब मैं अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण या हॉरोस्कोप स्टडी यूट्यूब पर डालता हूँ, तो क्योंकि वो उनको नॉर्मल पराशरी की वैदिक की नॉलेज है तो उनको समझ में नहीं आता, वो अपने से वो सोचते हैं कि पता नहीं मैं गलत बता रहा हूँ, या अपने आप को वो 30 मार खा समझते हैं। अभी पीछे एक वीडियो में मैंने बोला कि मंगल स्त्री की कुंडली में पति का कारक ग्रह है। अब नाड़ी ज्योतिष में मंगल पति का कारक ग्रह है, तो एक लेडी आई, वो 30 मार खा अपने आप को समझ रही थी, आप गलत बता रहे हो ये और वो है। ठीक है, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है मैं जो बता रहा हूँ वो सिद्धांतों के अनुसार बता रहा हूँ, शास्त्र अनुसार बताऊँ तो वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसलिए कोई वहाँ पर रिएक्ट करता नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो योग बना, गुरु मंगल चंद्र और राहु का योग बना, यह योग परफेक्टली वुमेनाइजर बनाने वाला योग है। उसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में बुध तृतीय भाव में बैठा है सप्तमेश होकर। पराशरी ज्योतिष का ही एक नियम बता रहा हूं। पराशरी कहती है जन्म कुंडली में 3 और 7 भाव का संबंध बने तो व्यक्ति
के विवाहोत्तर संबंध होते हैं, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। यहाँ पर बुध सप्तमेश होकर तृतीय भाव में गया है, तो बुध का सप्तमेश होकर तृतीय भाव में जाना दिखाता है कि इस व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे। और जिस तरह के योग इस जन्म कुंडली में, मुझे इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मगर मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड होगी, और इनकी ही नहीं, इनके परिवार के अन्य लोगों की भी मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉयड होगी, इनके बच्चे वगैरह की भी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहां पर बुध वक्री भी है। सप्तमेश का वक्री होना एक बार फिर से इस बात की पुष्टि करता है कि इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और बहुत सारी स्त्रियों से होंगे। और क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मंगल यहाँ पर नीच का है, राहु के साथ में है, तो ये व्यक्ति एक साइको किलर भी हो सकता है। तो रेप करने के लिए व्यक्ति का साइको होना जरूरी है, या किसी स्त्री को सेक्सुअली हरेस करने के लिए व्यक्ति का साइको होना जरूरी है, तो वो भी यहाँ पर दिखाता है। अब हम बुध को एक बार फिर से देखते हैं। देखिएगा, बुध अगर आप यहाँ देखेंगे तो बुध वक्री भी है और 2 डिग्री का है, और केतु यहाँ पर 0 डिग्री का है। अगर हम नवमांश की बात करते हैं, हम नाड़ी ज्योतिष में तो हम नवमांश को लेते नहीं, क्योंकि हम तो जन्म कुंडली से ही ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं। अब अगर हम नवमांश की बात करते हैं, जैसे वैदिक वाले कहते हैं कि भाई नवमांश में ये देखो, नवमांश में देखो, अभी हम ग्रहों की डिग्री जब जन्म कुंडली से देख रहे हैं तो नवमांश की जरूरत क्या है। यहाँ सीधा सा दिख रहा है कि बुध और केतु एक दूसरे के त्रिकोण में 3 डिग्री के अंदर हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वृषभ नवमांश में बुध और केतु युति करेंगे। वृषभ नवमांश में जब बुध और केतु युति करेंगे तो बुध के ऊपर केतु का बहुत स्ट्रांगली प्रभाव आ गया। अब हम उसके लिए नवमांश देखें ना देखें, जब जन्म कुंडली से हमारी कैलकुलेशन ये चीज बता रही है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपने जितने भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनसे कहता हूं कि आपको कभी किसी सॉफ्टवेयर को यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी डिविजनल चार्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी लग्न कुंडली पर अच्छी पकड़ है, अगर आपकी ग्रहों की डिग्रीज पर अच्छी पकड़ है, क्योंकि जो डिविजनल चार्ट्स बन रहे हैं वो इन डिग्रीज के सी तो बन रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मेरे पास में कोई D9 चार्ट तो है नहीं, मैंने यहाँ पर देखा कि बुध 2 डिग्री का है वृषभ राशि में, और केतु 0 डिग्री का है मकर राशि में, तो ये वृषभ के नवांश में बैठेंगे। तो जरूरत ही क्या है कहने के लिए, अब आप खोलो नवांश कुंडली खोलो, ये कुंडली खोलो, वो कुंडली खोलो, क्या जरूरत है, सबके सब बनने तो D1 से ही है ना। तो D1 पर आपकी प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। जिसकी D1 पर प्रॉपर कमांड है उसको किसी वर्ग कुंडली की, दशा कुंडली की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मैं अपने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज में अपने सारे स्टूडेंट्स को उस लेवल पर ही सिखाता हूं कि उनको कभी भी प्रेडिक्शन करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत ना पड़े, किसी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े। वो केवल D1 देखें और D1 देखते ही बहुत ही एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सके। अगर आप भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मुझसे सीखना चाहते हैं, आप अपने फलित में बहुत ही सटीकता चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप वर्षों से ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं किंतु फलित में सटीकता नहीं आ पा रही, आप जन्म कुंडली देखते ही नहीं समझ पाते कि यहाँ पर क्या फलित होगा, तो आप मेरा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 10 अगस्त से फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, आप एनरोल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको फर्दर डिटेल्स दे दी जाएंगी। तो यहाँ पर बुध का वृषभ के नवांश में जाना ये एक बार फिर से दिखाता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे क्योंकि बुध इस कुंडली में सप्तमेश है, और यह भी दिखाता है कि इनकी मैरिड लाइफ में बड़े इश्यूज होंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो एक सोशल मीडिया पर एक लेडी की वीडियो घूम रही है जो ये दावा करती है कि उसके साथ रेप किया गया है, सेक्सुअली उसको हरेस किया गया है, वो दावा अपने आप में बहुत सही हो सकता है। अब क्योंकि इनके ऊपर FIR लॉन्च हुई है तो यहाँ पर अगला प्रश्न आता है कि क्या इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, क्या ये जेल जा सकते हैं। तो आप देखेंगे जन्म कुंडली का पंचम, नवम और लगन ये तीनों ही राहु के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में यह भी निश्चित है कि इस व्यक्ति को बड़ी कानूनी कार्रवाई से अगले 1 साल में गुजरना होगा। अगर आप गोचर भी देखेंगे तो गोचर में इस समय इनके लग्न में राहु गोचर कर रहे हैं, तो इनके लग्नेश और चंद्र तीनों को राहु ने अपने प्रभाव में ले रखा है। तो यहाँ पर बड़ी मानसिक पीड़ा के योग बन रहे हैं। केतु इनके सप्तम भाव पर प्रभाव दे रहे हैं, बुध के त्रिकोण में आ रहे हैं, तो यहाँ पर कानूनी कार्रवाई के बहुत ही स्पष्ट रूप से योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि शायद इनको किसी तरह के वारंट का सामना करना पड़े, बड़ी कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़े, या फिर इनको बेल वगैरह करानी पड़े या जेल वगैरह जानी पड़ सकता है। क्योंकि आप देखेंगे पीछे हमने इस महान वास्तुशास्त्र की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था, उस समय इसके खिलाफ केवल वारंट हुए थे। तब मैंने कहा था कि क्योंकि इनका लग्न पाप कर्तरी योग में फंस रहा है,
तो यहाँ पर इनके जेल के योग बनते हैं। और क्योंकि इनके लग्न में मंगल और शुक्र का योग है, लग्न में मेष राशि में मंगल शुक्र का योग व्यक्ति के व्यभिचारी होने, कामुक होने की पूरी संभावना को दर्शाता है। और क्योंकि इनके दसम भाव में चंद्र और राहु हैं, तो दसम भाव में चंद्र और राहु हैं, तो यह व्यक्ति अपने कर्म के प्रति ईमानदार हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप इस जन्म कुंडली में भी देखेंगे, इस जन्म कुंडली में जो दशमेश गुरु हैं, गुरु के त्रिकोण में भी राहु हैं, चंद्र के साथ में भी राहु हैं, तो यहाँ पर भी चोर कर्म योग का निर्माण होता है और यहाँ पर भी चोर कर्म योग का निर्माण होता है। इस वास्तुशास्त्री ने पूरी दुनिया में वास्तु को लेकर भ्रामक प्रचार किया। मतलब आप ये समझिएगा, अब से 20-30 साल पहले लोग सामान्य रूप से अपना घर बनाते थे, किसी मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री को एक उन्होंने बताया कि हमें 4 कमरों की ज़रूरत है, एक वॉशरूम की ज़रूरत है, एक किचन की ज़रूरत है, और ये सारा का सारा स्पेस है। जगह के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से वहाँ पर एक डिज़ाइन बना लिया जाता था कि कहाँ पर क्या बनना है। किंतु इस व्यक्ति ने ज्योतिष शास्त्र में आने के बाद, वास्तु में आने के बाद, और इस जैसे 2-4 व्यक्तियों ने वहाँ पर इतना भ्रम फैलाना शुरू किया कि आज किसी व्यक्ति को मकान बनाना हो, चाहे फैक्ट्री बनानी हो, कुछ भी करना हो, भाई उससे पहले वो एक आर्किटेक्ट से मकान का नक्शा बनवाए ना बनवाए, एक वास्तु शास्त्री को ये जरूर दिखाएगा कि इस डायरेक्शन में ये है और इस डायरेक्शन में वो है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति को ज़बरदस्त जुकाम भी हो रहा है ना बार बार, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो वो एक वास्तु शास्त्री के पास जरूर जाएगा कि देखना भाई साहब, मेरा नॉर्थ वेस्ट तो कहीं पीड़ित नहीं हो रहा है, मेरा साउथ ईस्ट तो कहीं पीड़ित नहीं हो रहा है, मेरा नॉर्थ ईस्ट तो कहीं पीरियड नहीं हो रहा है, इस वजह से मुझे जुकाम आ रहा है। तो इतना भ्रामक प्रचार करने वाले लोगों को ही ज्योतिष माफिया कहा जाता है। मैं तो कहता हूँ ठीक है, हो सकता है वास्तु इतना ज़्यादा प्रबल है, तो सबसे पहले इस व्यक्ति को अपने घर में जाकर देखना चाहिए था कि किस वजह से इसकी मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉयड है, किस वजह से इसकी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉयड है, और घर का ऐसा कौन सा डायरेक्शन है जो कि इसको जेल यात्रा करा सकता है। देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र की सहायता से आप अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु अपने कर्मों को नहीं काट सकते। मैं हूं या कोई अन्य व्यक्ति हो, मैं भी अगर अपने जीवन में कोई गलत काम करता हूं तो उस गलत काम का फल मुझे आज मिले या अगले जन्मों में मिले, मिलना ही है, कोई उपाय उसको टाल नहीं सकता। ज्योतिष शास्त्र की सहायता से आप केवल अपने कर्मों को आगे पीछे धकेल सकते हैं, या फिर आप ज्योतिष शास्त्र की सहायता से अपने भविष्य के बारे में जानकर अपने सद्गति के लिए प्रयास कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। किंतु ईश्वर ने जो आपके जन्म के समय आपकी जन्म कुंडली लिख दी, उसको किसी भी डायरेक्शन को चेंज करके, किसी भी उपाय को करके नहीं बदला जा सकता है। तो इन ज्योतिष माफियाओं के इस प्रपंच से बचने की पूरी कोशिश कीजिएगा। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।